नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ से आ रही है, जहां पर NH 31 को जाम कर दिया गया है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने NH को जाम किया हुआ है। मंगलवार की रात एक शख्स की हत्या कर दी गई, जिस बाबत बाढ़ में NH 31 को लोगों ने जाम किया हुआ है। गोली मारकर अपराधियों ने इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बाढ़ थाना के SBR चौक के पास फिलहाल प्रदर्शन किया जाता हुआ जाम लगाकर दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH 31 फिलहाल जाम है और प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की तरफ से गोली मारकर इस शख्स को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस की तफ्तीश अपनी तरफ से इस वक्त जारी, लेकिन आक्रोशित लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द पहले अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। तो फिलहाल स्थिति ये कि NH 31 जाम है और लोगों की परेशानी इस वक्त जो इन रास्तों से आवाजाही करने वाले हैं वो बढ़ी हुई है। देखिए, गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। आक्रोशित लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाती हुई। पहली तस्वीर NH 31 की, जहां पर इस वक्त भारी जाम लग गया है और सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर बाढ़ से जुड़ के। अनिरुद्ध, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई अधिकारी इन लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचा है, समझाने के लिए पहुंचा है, कोई आश्वासन दिया गया? बाढ़ के NH 31 SBR चौक को गुसाई लोगों ने आज सुबह से ही जाम कर रखा। मौके पर बाढ़ थाना प्रभारी संजीत कुमार पहुंचे हुए हैं। ये घटना कल रात करीब 7 से 8 बजे के बीच है, जो बाढ़ थाना के लंगरपुर में सूरज पासवान और प्रवीण नामक युवक की गोली मारकर हत्या हो जाती है। हत्या की सूचना मिलते ही ASP अम्बरीश राहुल लंगरपुर में दबिश देते हैं और 4 या 5 लोगों के परिवार को बुलाकर थाना लाकर पूछताछ जारी है। लेकिन लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाएगी, इसलिए गुस्सा कर उन्होंने आज सुबह SBR चौक NH 31 को जाम कर दिया है। हालांकि मौके पर बाढ़ थाना मौजूद है और ASP अम्बरीश रावल भी SBR चौक की तरफ रवाना हो गए। अनिरुद्ध, इस हत्या के पीछे की वजह क्या सामने आ पाई है? क्या लोग आइडेंटिफाई हो पाए हैं? परिजनों की मांग जो है, उस मांग पर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंच पाई है? ASP अम्बरीश रावल से जो मेरी बात हुई है तो ये पता चला कि 4 से 5 लोग जो थे वो वहां मौजूद थे। आपस में कुछ बातचीत होती है, किसी बात को लेकर बहसा-बहसी होती है और उसमें से सूरज पासवान और प्रवीण को गोली मार दी जाती है। हालांकि ये परिवार अभी थाने में कुछ भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाया, किसी को नामजद नहीं बनाया। पुलिस अपने शक और बिना पर 4 या 5 परिवार को जो है पूछताछ के लिए थाना बुलाई है। कल रात से पूछताछ जारी है और थाने में ही सबको रखा गया है। परिजनों की तरफ से FIR दर्ज नहीं कराने के पीछे की कोई वजह? क्योंकि हंगामा परिजनों की तरफ से हो रहा है। अभी इस वक्त जाम की स्थिति है, लोग या जो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं वो इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, NH 31 और ये होली का समय का बात कहा, लोग अपने घर की तरफ निकल चुके होंगे, जा रहे हैं बेगूसराय, लखीसराय, जिसे भी जाना वही NH का इस्तेमाल करते हैं। परिवार थाने में इसलिए लिखित शिकायत नहीं दिया। सुबह ही थाना प्रभारी संजीत कुमार से मेरी बात हुई कि क्या परिजनों ने क्या लिखित दिया, क्या कितने लोगों को नामजद बनाया, तो थाना प्रभारी ने यही कहा कि परिजन अब तक लिखित कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया। अपने शक बिना पर पुलिस ने 4 या 5 परिवारों को उठाकर पूछताछ कर रही है। अब जो FIR लिख के परिवार देगा उसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और इस वक्त जाम से जो राहगीर हैं उनकी परेशानी जरूर बढ़ गई है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई। गया में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। थाने पर पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई के बाद युवक की मौत हुई। कुम्हार टोली में होली के मौके पर झुमटा का आयोजन किया गया था और इसी दौरान 2 गुटों में मारपीट की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ा। परिजनों ने खदेड़ने के दौरान ही बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि SSP ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। सर, हम नहा रहे थे तो इधर आया प्रशासन आया और सबके दड़ा दड़ा के मारने लगा। हमको पति भी वहीं था बैठल, हमको एगो गोंग लड़का है उसी को देख रहा था कि कहीं भाग न जाए, तो उसी को बैठ के देख रहा था। प्रशासन आया और सबके दौड़ाने लगा। हमको पति भी भागने लगा, बस थोड़ा सा गिर गया, उसको गोड़ बजा दे। अब गिर गया तो उन लोग प्रशासन लोग सब उसको मारने लगा, जूते सीना पर मार दिए, जो उसको डेथ हो गया सर। जारी थी, तो जैसा कि बताया गया कि
उसमें 2 लड़के थे, अपना पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगे, तो पुलिस ने थोड़ी रगेदी करी, उनको पीछे दौड़ी और उसके बाद फिर जाके पुलिस फिर आगे डांट डपट करके फिर आगे चली गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद लड़के को शायद वो, जैसा कि बता रहे हैं अभी जो वहाँ के लोग, उसको शायद कुछ बीमारी या कुछ ऐसा कुछ था, तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद उसको अस्पताल लेके गए, जहाँ पर डिक्लेयर डेथ था। मैंने भी देखा है, लगभग लड़के की उम्र 30 वर्ष है, रामस्वरूप प्रजापति नाम है। बहुत ही दुखद और अनफॉर्चुनेट घटना है और हम लोग इस पर देख रहे हैं कि ये की वजह क्या है। अगर किसी भी तरफ से इसमें लापरवाही हो, अगर हमारी तरफ से हो तो वो भी कार्रवाई होगी। पूरे जांच करके हम लोग इस पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और सहयोगी एलन लीली हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एलन लीली, क्या वजह इस वक्त, क्या पोस्टमार्टम कराया जा सका है युवक का, क्योंकि मौत की वजहों की जानकारी इस वक्त सामने आनी जरूरी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से इस शख्स की मौत हुई। जी, आपको बता दें कि फिलहाल मामला अब शांत है और पुलिस घटनास्थल पर अभी भी कैंप कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड की गठित की गई है, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है पुलिस की पिटाई से ही रामस्वरूप की प्रजापति की मौत हुई है। इसमें निष्पक्ष जांच के लिए ही एसएसपी के द्वारा मेडिकल बोर्ड के गठन करने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अगर इसमें पुलिस की पिटाई से मौत का जो मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसएसपी का कहना है कि पुलिस को देखकर भागने के दौरान युवक सड़क पर गिर गया था और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हुई थी। हालांकि युवक की मौत होने के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा था और पुलिस पर भी पत्थरबाजी भी की गई थी। जी, फिलहाल अभी जो पुलिस है वो पूरी तरह से छानबीन कर रही है और जो जिस जगह पर जो घटना घटी थी वहां पर भी अभी पुलिस कैंप कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलन लीली इस तमाम जानकारी के लिए। बांका के कटोरिया में गैरेज में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कटोरिया देवघर मार्ग के कटोरिया बाजार में आग ने 2 गैरेज को अपनी चपेट में ले लिया और 2 गैरेज में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अररिया कबैया गांव में आग में झुलसने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 5 से लेकर 10 साल के बीच बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि बच्चे भूसा घर में थे और इसी दौरान आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बच्चों को वहां से निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। अररिया में दर्दनाक हादसा, जलने से हुई 6 बच्चों की मौत। होली की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि अररिया के लासी थाना क्षेत्र के कबैया गांव में मातम पसर गया। 6 बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, इनके परिजन मजदूर वर्ग के लोग हैं और गेहूं काटने के लिए खेत में गए हुए थे और बच्चे लोग खेल रहे थे अकेले। उसी में यह दुर्घटना हुई। जहाँ पे घटना घटी वो बच्चे लोग वहाँ पे तूत चुनने गए थे और पुआल वगैरह का वहाँ पे ढेर बना के रखा गया था, तो किसी कारणवश वहाँ पे आग लग गई। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय घर वाले खेत में गेहूं काटने गए थे, जबकि बच्चे घर में खेलते हुए भुट्टा पका रहे थे। इसी दौरान चिंगारी निकली और भूसा घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ना तो बच्चों को भागने का मौका मिला और ना गांव वालों को बचाने का। देखते ही देखते 6 मासूम जिंदगियां आग की भेंट चढ़ गईं। अब कैसे आग लग गया सर, नहीं लगा सर। 8 बच्चे था सुन रहे हैं, लेकिन बच्चा निकला 6 ठो और ढूंढे हम लोग नहीं मिला सर। उसमें कैसे आग लग गया, 6 को 6 वहीं मरा हुआ हम लोग निकाले हैं सर। 6 बच्चों के जिंदा जलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम उसे दिखा नहीं सकते। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले के एसपी ने पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सरकारी मदद दिलाने का वादा किया है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। वहीं कटिहार में भी आग से भारी तबाही हुई। खाना बनाने के दौरान भड़की चिंगारी ने करीब 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सहरिया गांव के ग्रामीणों की तत्परता की वजह से हालांकि आग पर काबू पाया जा सका है। सहरिया गांव में यह आग लगी। कटिहार से बड़ी खबर, जिसमें
सरिया गांव में आग लगने से काफी नुकसान, करीब 10 घर इसकी जद में आ गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग में सब कुछ खाक हो चुका था। बेतिया के बखरिया धांगड़ टोली के वार्ड संख्या 12 में आग लग गई। एक घर से निकली चिंगारी ने 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आग की चिंगारी कैसे निकली। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग की सूचना अंचलाधिकारी को दी गई और अंचल की टीम नुकसान के आंकलन में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल का मूसाबनी प्रखंड का हुई काहडी गांव हर साल आग की चपेट में ये गांव आता है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। 10 घरों को एक बार फिर से इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कल एक बार फिर से यहां आग लगी और आग के गुबार और धुएं का अंबार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें 3 से 4 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं 8 से 10 घरों की झोपड़ी से बने हुए घेरे को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव में अफरा तफरी का माहौल था। इससे बचने के लिए लोग एकजुट हुए और फिर आग बुझाने का मोर्चा संभाला गया। जिस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सभी अपने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। जैसी आग यहाँ में जली तो हम लोग भी कुछ सोच नहीं पाए, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। फिर किसी का कुआं से नल में भी पानी नहीं रहता, नहीं निकलता है। फिर इधर उधर से हम लोग पानी ला करके बाल्टी से, कोई डेगची से, कोई टब से, कोई बाटी से ले करके पूरा डाल रहे हैं। पूरा झाड़ी उड़ी काट करके झाड़ी से भी बुझाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी पूरा इधर देखा तो पुआल का बहुत क्षति हुआ है। हम लोग का इतना बड़ा पुआल का ये था घर। तो गर्मी की दस्तक के साथ ही आग का तांडव शुरू हो चुका है और ऐसे भी आग से कैसे बचे, इसके उपाय जानना बेहद जरूरी है। तो गर्मी के दिन में सुबह या फिर शाम को खाना बनाएं, ये एहतियात जरूर बरता जाए। सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 6 बजे से पहले चूल्हे को न जलाएं। खाना बनाते वक्त सूती कपड़े ही पहने। और ध्यान रखें कि खाना बनाते वक्त सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल न किया जाए। चूल्हे को जलता हुआ छोड़कर निश्चिंत मत होइए। खेत और खलिहान या फिर झोपड़ी के पास सिगरेट, बीड़ी का इस्तेमाल न करें। बीड़ी या सिगरेट के टुकड़े पूरी तरह से बुझाकर ही उसे फेंका जाए। गैस सिलेंडर के पाइप को नियमित तौर पर बदलते रहें। रात को गैस सिलेंडर की नॉब बंद करके ही सोएं। और आग अगर लग जाती है तो फिर क्या वो एहतियाती कदम है जिसे उठाया जाना प्राथमिकता के तौर पर उस वक्त जरूरी होता है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा दें। आग लगे तो उस वक्त घबराएं नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप घबराते हैं आप सही क्या है गलत क्या है इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। आग के आसपास की चीजों को हटाने की कोशिश करें। आग अगर शॉर्ट सर्किट से लगी है तो मेन सर्किट को सबसे पहले बंद कर दीजिए। आग पर पानी नहीं डालें, ऐसा करना ज्यादा घातक हो सकता है, इससे आपको करंट लग सकती है। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। आग पर मिट्टी या रेत डालकर उसे बुझाएं। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के जमशेदपुर से आ रही है, जहां पर बड़ा बवाल जमशेदपुर में हुआ है। मानगो और आजाद नगर में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। मानगो और आजाद नगर का इलाका जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है।
पुलिस ने उपद्रवियों पर फिलहाल लाठीचार्ज किया है। हंगामा करने वाले को पुलिस ने यहां से खदेड़ा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखिए पुलिस ने उपद्रवियों पर किस तरीके से यहां से खदेड़ने की कोशिश की जाती हुई, हंगामा करने वाले लोगों को पीटा गया, खदेड़ा गया यहां से, और फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। रांची के अरगोड़ा में स्वर्ण कारोबारी से आधा किलो सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूट के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। पकड़ा गया अपराधी तौकीर आलम हत्या के मामले में भी मोस्ट वांटेड था। साल 2009 में रांची के चर्चित राजू धानुका हत्याकांड में तौकीर फरार चल रहा था। अपराधियों ने जेवर कारोबारी से पिस्टल की नोक पर आधा किलो सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बाइक सवार अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद किशोरगंज चौक के रास्ते भाग खड़े हुए थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम जानकारी और सुराग हाथ लगा, जिसके बाद पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा कर लिया है। पीछे आओ, पीछे आओ। ये बहुत ही बेहतरीन टीम लगी हुई थी और इस टीम ने हर इस केस की हर गुत्थी सुलझा दिया है। हर लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। आपने देखा होगा 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें कि जो कांड का मुख्य प्लान वो था षड्यंत्र खाड़िया, जो कंस्पायरेटर था, जो प्लानिंग किया था तौकीर आलम, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। जो उस समय एफआईआर दर्ज हुआ था, बताया गया था कि सोने की राशि 21 लाख के तकरीबन है, जो कि व्यवसायी को बताया गया था। जब कांड का अनुसंधान हुआ, उसकी बरामदगी हुई तो सोना 25 लाख का निकला। तो पूछने में बताया गया कि उसके पास और सोने थे। हड़बड़ी में डर से वो व्यवसायी ने एफआईआर मेंशन नहीं किया था। तो कुल 21 लाख की लूट हुई थी और बरामदगी 25 लाख सोने की हुई है। साथ ही कांड में प्रयुक्त पल्सर बाइक, उसके बाद स्कूटी, हेलमेट, बाइक, जूता, 8 मोबाइल जिसमें सब कॉन्ट्रैक्ट में था, उसकी रिकवरी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज से बिहार सरकार जमीन की खरीद और बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। जी हां, भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय आज पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि अब जमीन की खरीद और बिक्री के साथ ही ऑनलाइन म्यूटेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस पोर्टल के लॉन्च होने से जमीन खरीदने और बेचने वालों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। पोर्टल के लॉन्च होने से क्या कुछ फायदा मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं आनंद अमृतराज। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के दौरान होने वाले दाखिल खारिज को लेकर बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यानी कि आज से रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया भी अपने आप से शुरू हो जाएगी। इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अब जमीन खरीदारों को म्यूटेशन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, जिसको लेकर कई बार बड़ी समस्या हो जाती थी। हालांकि अभी ये सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से खरीदेंगे। यानी कि किसी ऐसे वारी से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है, तो फिर से उन्हें पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। तो जाहिर सी बात है, इस प्रक्रिया के बाद जमीन खरीद बिक्री करने वालों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और बिहार सरकार की मंशा भी साफ है कि जो भी जमीन खरीद के दौरान दाखिल खारिज को लेकर लोगों को परेशानी होती है, उससे निजात लोगों को मिले और लोग आसानी से जमीन खरीद बिक्री कर सकें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, ये जमीन और खरीद बिक्री का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है वो आसानी से किया जा सके और इससे लेकर लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके, इसकी कोशिश के तौर पर आज एक बड़ी शुरुआत होती हुई। लेकिन ये कैसे काम करेगा सिस्टम, इसकी भी जानकारी हम आपको बता दें। रैयतों या फिर खरीदारों को फॉर्म भरकर रजिस्ट्री ऑफिस में देना होगा। SWO और मोटो म्यूटेशन के लिए सहमति देनी होगी। रजिस्ट्री होते ही मेटा डेटा और क्रेता का सहमति प्रपत्र पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। दस्तावेज PDF फॉर्मेट में निबंधन कार्यालय के सॉफ्टवेयर पर मौजूद रहेगा। रैयतों या फिर खरीदारों को फॉर्म भरकर रजिस्ट्री ऑफिस में इसे लेकर देना है। तो अभी यह सिस्टम कैसे काम करता है, इसे भी जान लीजिए। रैयत को अभी पहले निबंधन कराना होता है। निबंधन के बाद म्यूटेशन का काम किया जाता है। पोर्टल लॉन्च होने से एक बार में ही ये दोनों काम
आपके हो जाएंगे, यानी आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है दफ्तरों के। रैयतों को अभी पहले निबंधन कराना, ये इस वक्त जो प्रक्रिया अब तक चली आ रही थी वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि समय सीमा पहले की तरह ही यहां पर रहने वाली है, समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि सामान्य मामलों में 35 दिन का वक्त जो पहले लगता था वो अभी भी लगेगा। आपत्ति या विवाद के मामलों में 75 दिन यथावत स्थिति बनी हुई है। समय को लेकर समय सीमा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। खबर पूर्णिया से, जहां के धमदाहा अनुमंडल के बनमंखी बड़हरा मुख्य सड़क पर बना लौकाही पुल पिछले कई सालों से जर्जर स्थिति में है। देखिए उस पुल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से जर्जर स्थिति इस पुल की है। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। पुल को ठीक कराने को लेकर कई बार स्थानीय विधायक से लेकर के जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई सुध नहीं ली और इस पुल की मरम्मती के काम को लेकर कोई संजीदगी या गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। दुमका के तालझारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हजारों जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर हो गईं। ये दवाएं समय पर मरीजों तक अगर पहुंचती तो कई मरीजों की जान बच सकती थी, लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए। इस वजह से दवाइयां स्टोर रूम में रखे रखे बर्बाद हो गईं और मरीजों तक ये दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। छोटी सी शीशी में रखी सिरप की एक घूंट किसी की जान बचा सकती थी, तो ये टैबलेट खाकर बीमार मरीज को स्वस्थ होते ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन जरूरतमंद रोगी तक पहुंचने से पहले ही जरमुंडी के तालझाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी ये तमाम जीवन रक्षक गोलियां और टैबलेट के पैकेट एक्सपायर हो गए। इन दवाइयों को समय पर मरीजों तक पहुंचाया जाता तो मरीज तो स्वस्थ होते ही दवाइयों का भी सदुपयोग हो जाता, लेकिन प्रभारी एएनएम और अस्थायी एएनएम के बीच संवादहीनता की वजह से ये तमाम दवाइयां अस्पताल के स्टोर रूम में ही एक्सपायर हो गई। पीएचसी तालझारी की अस्थायी एएनएम है, परमानेंट स्टाफ है और यहाँ से डिप्टेशन अपना करवा के सहारा गया है। तालझारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर रूम में अभी भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी गई कई दवाइयां पड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र अस्पताल के बाहर लगे इस बोर्ड में भी है, लेकिन सेहतमंद बनाने वाली इन दवाइयों को मरीजों के बीच पहुंचाने की कोई जहमत उठाने को तैयार नहीं है। सवाल पूछिए तो जवाब हैरान करने वाला मिलता है। हमको उसका नॉलेज नहीं था। तो वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पड़ा कैसे रहेगा? जैसे आप देखे हैं अभी हटवा देंगे वहाँ से। तो मतलब हम देखे तो हटवा देंगे, उसके पहले क्यों नहीं हटवाया? हम नहीं देखे थे। तालझारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम मरीजों की सेहत और जनता की गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ हो रहा है। लाखों रुपए खर्च कर सरकार की ओर से भेजी गई ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो ना जाने कितनों की जान बचती, लेकिन रोगियों को चंगा करने वाली ये दवाइयां स्टोर रूम में पड़े पड़े ही बर्बाद हो गई। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।